जय हिंद दोस्त। आज आपको इस वीडियो में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आज आपको इस वीडियो में वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश के बारे में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले इसका संस्थापक देखिए, इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक पुष्पभूति को कहा जाता है। तो वर्धन वंश के संस्थापक या पुष्पभूति वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है पुष्पभूति को। पुष्पभूति को कहा जाता है कि इन्होंने अपना राजधानी थानेश्वर को बनाया। राजधानी इनकी कहां थी? थानेश्वर। ये थानेश्वर किस जगह पे पड़ता है? तो यह हरियाणा के क्षेत्र में पड़ेगा। हरियाणा के क्षेत्र में आपको पड़ता है थानेश्वर। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद जो अगला राजा बनता है उसका नाम है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। इसके बाद कौन राजा बनेगा? प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें, अगर आप पुष्पभूति वंश या वर्धन वंश के वंशावली के देखिएगा, जानते हैं 3 राजाओं का उल्लेख और मिलता है। उनका नाम हम बताते हैं। जैसे पहला जो नाम मिलता है उनका नाम है नरवर्धन। दूसरा के मिलेगा राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन एक और आएंगे, इसलिए इसको राज्यवर्धन प्रथम बोल देते हैं। और एक और मिलेगा आदित्यवर्धन। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जो नरवर्धन है और पुष्पभूति के बीच क्या संबंध है? इतिहास के बारे में थोड़ा सा मतभेद है। तो जो जानकारी है वो हम आपको भी दे देते हैं कि देखेंगे पुष्पभूति है। पुष्पभूति के बाद अगर कोई शक्तिशाली शासक बना तो वो था प्रभाकर वर्धन। कौन है? प्रभाकर वर्धन। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। कहा जाता है कि इसका जो उपाधि है, उपाधि या महाधिराज का उपाधि धारण करेगा। प्रभाकर वर्धन जो है क्या चीज का उपाधि धारण करेगा? तो महाधिराज का। महाधिराज का एक और उपाधि धारण करेगा जिसका नाम है परम भट्टारक। तो आप यह देख चुके हैं कि 2 उपाधि प्रभाकर वर्धन ने धारण किया। एक तो धारण किया महाधिराज का और दूसरा जो उपाधि धारण किया वो परम भट्टाकर का उपाधि धारण करता है। ठीक है, इनके पुत्र के बारे में हम बता दें। कहा जाता है कि यह वर्धन वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक है। अगर वर्धन वंश के प्रथम कोई शक्तिशाली शासक था तो यह प्रभाकर वर्धन था। हम बोले इससे पहले न आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन और नरवर्धन और पुष्पभूति का उल्लेख मिलता है, लेकिन स्वतंत्र रूप से अगर वर्धन वंश को विस्तार करने के काम किया है वह प्रभाकर वर्धन किया है। अब देखेंगे इसका जो शादी ना, इसकी पत्नी जो है जो शादी किया किससे किया था? यशोमती से। इनकी पत्नी के जो नाम है, प्रभाकर वर्धन के पत्नी के जो नाम है वो क्या है? यशोमती। क्या है? यशोमती। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है। तो बड़ा पुत्र का नाम है राजवर्धन। जो राजवर्धन ये द्वितीय आएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और पुत्र है जिसका नाम है हर्षवर्धन। और एक इसकी बेटी है, बेटी का नाम है राजश्री। तो देखेंगे कि प्रभाकर वर्धन के बड़ा पुत्र जो है राजवर्धन है, छोटा पुत्र का नाम हर्षवर्धन है और एक पुत्री है, पुत्री का जो नाम है वो राजश्री है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें अभी मार काट होने वाला है। देखेंगे क्या कहा जाता है कि जो राजश्री है, राजश्री का जो विवाह है, राजश्री का विवाह ग्रह वर्मा से होता है। ग्रह वर्मा से होगा। तो राजश्री का विवाह किससे होता है? ग्रह वर्मा से होता है। ये जो ग्रह वर्मा है ये कनौज का शासन है। कहां के शासक है? ये कनौज का शासक है। कौन? ग्रह वर्मा। नाम ही से पता है ग्रह वर्मा। कहा जाता है कि बेचारा का ग्रह लग गया। ग्रह तो कौन लगाते हैं? देव ही लगाते हैं। या तो सूर्य देव लगाएंगे या तो चंद्रदेव लगाएंगे। तो ग्रह को लगाते हैं देव। तो देव से आप याद रखेंगे देवगुप्त। कहा जाता है कि ग्रह वर्मा के जीवन में देवगुप्त ग्रह बन के आते हैं और कहा जाता है कि देवगुप्त ने ग्रह वर्मन की हत्या कर दी। तो ग्रह वर्मन की हत्या कौन कर दिया? देवगुप्त। ये कहां के शासक है? ये मालवा के शासक है। कहां के शासक है? मालवा के शासक है। अब हम लोग देखेंगे आगे थोड़ा सा और। हम क्या बताएं कि जो राजश्री है, राजश्री के विवाह
किससे हुआ है? ग्रह वर्मा से हुआ है, ये कनौज के शासक हैं। और कहा जाता है कि मलवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मन की हत्या कर देती है। अब इसका बदला लेने के लिए जो राजवर्धन है, राजवर्धन आता है। कौन आएगा? राजवर्धन। राजवर्धन, ये जो राजवर्धन है इसने क्या किया? ये देवगुप्त को मार देगा। तो राजवर्धन किसकी हत्या कर देता है? देवगुप्त को। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि इसका एक परम मित्र है गौड़। गौड़ के एक शासक है ना, जो बंगाल है, अभी फिलहाल बंगाल है ना। ये गौड़ के एक शासक है जिसका नाम है शशांक। शशांक, शशांक। इसने क्या किया कि यह राजवर्धन को मार देता है। तो राजवर्धन को कौन मार दिया? शशांक। ये जो शशांक है, देखेंगे ये कहाँ के शासक है? गौड़ के शासक है, बंगाल के शासक है। कहा जाता है कि शशांक के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जो शशांक है यह किस धर्म को मानता है जी? तो यह शैव धर्म को मानता है। यह शिव भगवान के क्या है? परम भक्त है शशांक। और इसने ही क्या किया था कि बोधि वृक्ष को कटवाया था। तो अगर आपसे कहे कि बोधि वृक्ष को कटवाने वाला कौन था? बोधि वृक्ष, तो बोधि वृक्ष को कौन कटवाया? शशांक। किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। शिव भगवान का एक परम भक्त था। ठीक है, आगे देखेंगे। अब जो है, अब आएंगे हर्षवर्धन। इनका छोटा भाई का नाम क्या है? हर्षवर्धन। कहा जाता कि जब राजवर्धन की हत्या शशांक ने कर दिया तो राजा कौन बनता है? हर्षवर्धन राजा बनेगा। अब इसने अपने भाई का बदला लेने के लिए इसने भी क्या किया कि शशांक को मार देता है। ठीक है, कि हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को कारागार से छुड़ा लेता है, क्योंकि देवगुप्त ने उसको बंदी बना करके कारागार में डाल दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखें, क्या आप देखें, थोड़ा सा फिर आपको रिवीजन कर देते हैं। हम क्या बोले कि प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें हैं, 2 पुत्र हैं, एगो राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री पुत्री है, इनका विवाह जो है किससे होता है? ग्रह वर्मा से होता है। तो ये ग्रह वर्मा की हत्या कौन कर देगा? देवगुप्त कर देगा। और देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है? राजवर्धन कर देता है। और राजवर्धन की हत्या कौन कर देगा? शशांक। और शशांक की हत्या कौन कर देता है? हर्षवर्धन कर देता है। तो अगला जो शासक बनेगा वो कौन बना? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, देखेंगे ये जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन क्या करता है कि जो कनौज देख रहे हैं ना, उसको अपने राज्य में मिला लेता है और अपनी बहन को वहां शासिका के रूप में बैठा देता है और खुद संरक्षण के रूप में उसका संरक्षक बन जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे ये जो हर्षवर्धन के थोड़ा सा इतिहास देखते हैं। ये जो हर्षवर्धन है, इनका जो सामना किससे होता है? दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय से। तो ये क्या करते हैं? हर्षवर्धन आगे की ओर जब बढ़ते हैं दक्षिण भारत की ओर, तो कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पे, कहा जाता है कि नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय, द्वितीय लिख देते हैं, पुलकेशिन द्वितीय है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक युद्ध होता है। कहां? नर्मदा नदी के तट पे। जब यह दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगे, नीचे की ओर बढ़ेंगे तब। अब कहा जाता है, ध्यान से सुनेंगे, कि इस युद्ध में ये हर्षवर्धन हार जाते हैं। इस युद्ध में कौन हार जाएंगे? हर्षवर्धन। ये जो पुलकेशिन द्वितीय है, चालुक्य वंश, जो वातापी चालुक्य वंश है, उसका शासक यह था और किसको हरा दिया? हर्षवर्धन को हरा देता है। अब इसकी जानकारी किससे मिलता है? तो इसी का एक अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का एक अभिलेख है जिसका नाम है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। किसका है? पुलकेशिन द्वितीय। इससे जानकारी मिलता है कि नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन को हरा दिया गया है। किसके द्वारा? तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। क्या ऐहोल अभिलेख इसने ही लिखा होगा? नहीं, इनके कवि थे जिनका नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति, इनका नाम क्या था? रवि कीर्ति। तो ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति के द्वारा। ये रवि कीर्ति किनके यहाँ रहते थे? पुलकेशिन द्वितीय के यहाँ रहते थे। तो ऐहोल अभिलेख किसका था? पुलकेशिन द्वितीय के था, लेकिन लिखा किसने था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। अब आगे अगर आप देखेंगे तो अब हम आपको हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। लिखेंगे, क्या हेडिंग डालना है? हर्षवर्धन। तो हेडिंग डालेंगे आप हर्षवर्धन। ये जो हर्षवर्धन है, कहा जाता है कि यह अंतिम
अंतिम हिंदू सम्राट है ना, यह अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है, इसने जो राजधानी बनाया, कनौज को राजधानी बनाता है। द्वितीय राजधानी किसको बनाएगा? कनौज को। अगर आपसे पूछेंगे कि हर्षवर्धन ने द्वितीय राजधानी किसको बनाया था? कनौज को राजधानी बनाया था। ये जो हर्षवर्धन है यह पहले शिव भगवान का परम भक्त था ना, किसको पूजा करता था? शिव भगवान को। शिव भगवान के परम भक्त था कौन? हर्षवर्धन। लेकिन कहा जाता है कि ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग, इनके समय एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है क्या? हेनसांग। क्या नाम है? हेनसांग। ये हेनसांग के मिलने के बाद हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपना लेगा। किसको अपना लेगा? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। हम क्या बोले कि आपको हर्षवर्धन जो है उस सबसे पहले किस भगवान को मानता था? शिव भगवान को मानता था। किसको मानता था? शिव भगवान को। लेकिन जब यह चीनी यात्री, इन्हीं के समय एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम है हेनसांग। क्या नाम है? हेनसांग। हेनसांग के मिलने के बाद इसने पूर्णतः बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसको अपना लेगा? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, अब देखेंगे ये जो हेनसांग है इनको 2-3 को नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि हेनसांग को और यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? नीति का पंडित। नीति का पंडित। और क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। तो हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत बड़े कवि रहते थे जिनका नाम था बाणभट्ट। आप नाम सुने होंगे बाणभट्ट का। बाणभट्ट, तो बाणभट्ट क्या है? राज कवि हैं। अब किसका राज कवि है? कि हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के देखेंगे इन्होंने 2 पुस्तक की रचना किए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हर्षवर्धन द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन है? तो 2 ग्रंथों की इन्होंने रचना किया है। पहला ग्रंथ का नाम है हर्षचरित्र। क्या नाम है? हर्षचरित्र। और दूसरा का नाम है कादंबरी। क्वेश्चन आया हुआ है बाबू, याद करके रखेंगे। इन्होंने 2 पुस्तकों को रचना किया, एक तो हर्षचरित्र और दूसरा कौन? कादंबरी। कहा जाता है कि हर्षवर्धन भी साहित्य प्रेमी था। हर्षवर्धन भी क्या प्रेमी है? साहित्य प्रेमी है। और इन्होंने भी, हर्षवर्धन ने भी 3 पुस्तक लिखा है। देखेंगे इनकी 3 पुस्तक के नाम हम आपको बताते हैं। किनका? अब हर्षवर्धन का। पहला का जो नाम है प्रियदर्शिका। क्या नाम है? प्रियदर्शिका। और दूसरा का जो नाम है वह रत्नावली। और तीसरा एक और पुस्तक है जिसका नाम है नागानंद। क्या नाम है? नागानंद। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद किसकी पुस्तक है? हर्षवर्धन की। लेकिन हर्षवर्धन के जो राजकवि बाणभट्ट है इनके द्वारा 2 पुस्तक लिखा गया है जिसका नाम है हर्षचरित्र और कादंबरी। अब देखेंगे कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय मथुरा में सूती वस्त्र का केंद्र था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्र का केंद्र कहां था? तो मथुरा। कहां था? मथुरा। तो मथुरा में क्या था जी? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र का केंद्र था। कहा जाता है कि हर्षवर्धन का कोई संतान नहीं होने के कारण यह वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। अब जो आगे पढ़ने के लिए मिलेगा वह दक्षिण भारत के वंश पढ़ने के लिए मिलता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।